अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने लास्ट टू टाइप्स देखेंगे प्रोनाउंस की, जिनका नंबर है नंबर 7 एंड नंबर 8। तो नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर एक दो टॉपिक और ऐड हो जाते हैं जो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पे है जी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, चलें अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलेटिव का मतलब ये है कि भाई ये प्रोनाउंस क्या करेंगे, दो चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी मेन जो पॉइंट्स होंगे इसकी डेफिनेशन में, उसमें पहला पॉइंट जौन सा होगा वो आपने माइंड में रखना है कि भाई अ, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये आपकी दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी क्लॉजेस को? एक रिलेटिव क्लॉज को, ठीक है, एक रिलेटिव क्लॉज को, रिलेटिव क्लॉज को ये ज्वाइन करते हैं किससे? मेन क्लॉज के साथ, मेन क्लॉज के साथ। अब व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज एंड व्हाट इज मेन क्लॉज? तो पहले तो ये चीज़ लाजमी देखनी है जी। पहले इन दोनों को समझेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। ये इसकी ना डेफिनेशन का मेन पॉइंट है, आपने यही समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस का काम ये होता है कि रिलेटिव क्लॉजेस को मेन क्लॉजेस के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। इन प्रोनाउंस का ये काम होता है। अब व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज एंड व्हाट इज मेन क्लॉज, पहले तो इन चीज़ों को समझना है। अच्छा, इनको समझने के लिए ना मैं एक दो आपके सामने सेंटेंसेस लिखता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जी, द डॉग बार्क्ड। कुत्ता भौंका, ठीक है। कुत्ता चलाया या कुत्ता भौंका, ठीक है। और इसी के साथ मैं ना एक सेंटेंस लिखता हूँ जी, द डॉग द डॉग that lives next door, next door barked। अब आप खुद सोचें कि इन दो सेंटेंसेस के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला है जी द डॉग बार्क, कुत्ता भौंका। दूसरा है जी द डॉग, वो कुत्ता या कुत्ता, दैट लिव्स नेक्स्ट डोर, जो अगले घर में रहता है, ठीक है, बार्क्ड, ठीक है। अब इसमें एक ये हिस्सा है जो ना भी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट लिव्स नेक्स्ट डोर। अगर ये सेकंड जुमले के अंदर ये हिस्सा ना भी हो तो भाई जो आपका सेंटेंस है वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, द डॉग बार्क, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दिस इज कॉल्ड मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, ठीक है। तो मेन क्लॉज क्या काम करती है जी, कि मेन क्लॉज में अगर हम चीज़ को एक्सप्लेन ना भी करें, ठीक है, जैसे डॉग था, इसको मैं एक्सप्लेन ना भी करूं तो भाई ये मेरा पूरा मीनिंग हो जाएगा, इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग हो जाएगा। लेकिन साथ ही देखिएगा
कि सेकंड सेंटेंस के अंदर ये जो पार्ट मैंने ब्रैकेट किया है, दैट लिव्स नेक्स्ट डोर, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, ये आपकी कौन सी क्लॉज होगी जी? रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, और अब ये देखें, एक रिलेटिव क्लॉज होगी और बाकी ये जो आपके पास सेंटेंस है, द डोर, लेट मी डू इट अगेन, द डोर और ये बाग्ड, ये दोनों आपके फिर क्या हो गए जी? ये मेन क्लॉज के पार्ट्स हो गए। अब एक रिलेटिव क्लॉज, दूसरी मेन क्लॉज, और दरमियान में एक वर्ड है जी, दैट, जो इन दोनों क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये दैट को हम लोग क्या कहेंगे जी? कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ से आगे बढ़ते हैं। चलें, अब देखते हैं कि जो रिलेटिव क्लॉजेस हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड यूज़ हो सकता है जी, वो है आपके पास हु या हुम। सबसे पहला वर्ड हु या हुम। अच्छा, मैं साथ में ना इनकी एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, हु या हुम आपके यूज्ड होते हैं पीपल के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर पीपल। ठीक है, अच्छा, अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास जो हु है ना, वो यूज़ होता है सब्जेक्टिव केस के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए, और जो होम है वो आपका ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, होम आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। चलें, अब साथ ही इनकी एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ जी, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। द मैन, द मैन हु lives lives next door, next door, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्पेस बना लेता हूँ इसके लिए। who lives next door is a doctor, is a doctor। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, आपके पास द मैन, ठीक है, और इज अ डॉक्टर। मैन इज अ डॉक्टर, कि वो आदमी जौन सा है जिसके बारे में बात हो रही है वो एक डॉक्टर है। ये आपकी मेन क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन क्लॉज, एम सी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं एक जो सेकंड हिस्से को यहाँ पे ब्रैकेट करने लगा हूँ, उसको देखिएगा। एक हिस्सा है जी यहाँ से लेके यहाँ तक, हु लिव्स नेक्स्ट डोर। ठीक है, अब इसमें ये जो हिस्सा है आपके पास, ये क्या कहलाएगा? आपका रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, आर सी लिख रहा हूँ। और मेन क्लॉज को और रिलेटिव क्लॉज को कौन सा वर्ड आपस में ज्वाइन कर रहा है? वो आपके पास है जी हु, ये वर्ड है जी। ठीक है, ये वर्ड आपका क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो इसी तरह ही अब देखते हैं जी होम की एग्जांपल क्या है जी। ठीक है, तो लेट मी राइट एग्जांपल फॉर द होम। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ जी, द वुमन whom आई मेट yesterday इज अ राइटर। ठीक है, द वुमन, वुमन वुमन
whom जिसे I met, आई हमेशा कैपिटल आएगा, आई met yesterday, yesterday is a writer, is a writer। अच्छा अब फिर ये देखें ज़रा, द मैन द वुमन इज अ राइटर, ठीक है, कि खातून राइटर है, अगर ये भी हो तो चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर आपके पास ये द वुमेन इज अ राइटर, ये आपके पास क्या होगी जी, मेन क्लॉज होगी, मेन क्लॉज। और ये जो सेकंड पार्ट है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें आई मेट यस्टरडे, ठीक है, ये आपकी क्या होगी जी, रिलेटिव क्लॉज हो गई। और जो वर्ड है जी होम, ठीक है, ये होम वर्ड है, ये आपके पास क्या कहलाएगा जी, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मतलब अभी मैंने आपको बताया होम या हु, ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो वर्ड यूज़ हो सकता है आपके पास एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा जी हुज, ठीक है। अच्छा अब हुज किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जी, जनरली हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जो हुज है वो आपके पास पोजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इट शोज पोजेशन, शोज पोजेशन, पोजेशन फॉर पीपल और थिंग, फॉर पीपल और थिंग्स, पीपल और थिंग्स। अच्छा अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी, एग्जांपल क्या है जी, द कार, द कार whose tires, oh let me write it again, whose tires were flat, were flat, was was towed away, ठीक है। द कार whose tires were flat was towed away, ठीक है। वो गाड़ी या वो कार जिसके टायर पंचर थे उसे खींच कर लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा द कार टॉर्ड अवे, कार को खींच कर लाया गया, पूरा कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास क्या कहलाएगी जी, मेन क्लॉज। लेकिन अब मेन क्लॉज कनेक्टेड हो रही है इस ब्रैकेट वाले पार्ट के साथ, whose tires were whose टायर्स वर फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ तक वाज को हम यहाँ से निकाल देते हैं, वाज आपका मेन क्लॉज के अंदर ही आता है, ठीक है। द कार वाज टॉर्ड अवे, पैसिव, ठीक है, द कार वाज टॉर्ड अवे, कि भाई ये आपकी मेन क्लॉज होगी, द कार वाज टॉर्ड अवे, कार को खींच कर लाया गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने ब्रैकेट किया है ये आपके पास कौन सी क्लॉज होगी जी, रिलेटिव क्लॉज होगी। लेट मी चेंज द कलर, ये आपके पास रिलेटिव क्लॉज हो गए, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज। और यहाँ पे जो वर्ड है जी हुज, ये आपके पास क्या है जी, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलें जी, ये भी वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज हो सकता है, दैट इज विच, लेट मी मेक अ स्पेस फॉर इट, नंबर 3 विच, विच।
अच्छा, अब जो विच है ये आपके पास यूज्ड फॉर थिंग्स, ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, जस्ट चीज़ों के लिए। और जो हमने लास्ट टाइम बात की है जे आपके पास जो हु और हुम है, ठीक है, वो पीपल्स के लिए, हुज पोजेशन के लिए, पीपल और थिंग्स, ठीक है। और जो आपके पास विच है ये जस्ट चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलें अब इसकी भी एग्जांपल देखते हैं जी। इसकी एग्जांपल में वी कैन से लाइक दैट द बुक विच आई बोरोड, द बुक विच आई borrowed, which I borrowed from the library, from from the library, library, from the library, is very interesting, is very interesting। अब यहाँ पे भी देखिएगा ज़रा, आपके पास है जी द बुक, अच्छा फिर उसके बाद इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपके पास मेन क्लॉज हो गई जो अपना कंप्लीट मीनिंग कर रही है। अगर मैं यानी कि इसके साथ ये ब्रैकेट वाला पार्ट ना भी शो करूं इस सेंटेंस के अंदर, तो द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बुक बहुत ही दिलचस्प है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मीनिंग अपना दे रही है। लेकिन ब्रैकेट वाला हिस्सा आपके पास क्या कहलाएगा जी, यहाँ से आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये आपकी रिलेटिव क्लास हो जाएगी, ठीक है। और रिलेटिव क्लॉज को और मेन क्लॉज को कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, वो विच का वर्ड है जी, ठीक है, दिस इज विच। तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये विच का यूज हो गया। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड यूज हो सकता है जी, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा नंबर 4 पे, ठीक है। नंबर 4 पे दैट, जो वर्ड यूज होगा जी, दैट। अब ये जो दैट है ना, ये भी यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स, ठीक है, लोगों के लिए या चीजों के लिए। बट इन इन इनफॉर्मल वे, ठीक है। अब ये फॉर्मल वे क्या है और इनफॉर्मल वे क्या है, ये हम लोग इसके बाद अभी ये मैं आपको समझा लूँ, ठीक है। ये लास्ट वर्ड है, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी कि इन फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, चलें अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल वे के ऊपर बताता हूँ जी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में वी कैन से लाइक दैट द मूवी द मूवी दैट द मूवी दैट वी watched we watched we watched was great, ठीक है। वो मूवी जो हमने देखी थी भाई वो बड़ी ग्रेट थी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये जो आपके पास है जी द मूवी वाज ग्रेट, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे जी, मेन क्लास के पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है, लेट मी शो यू फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब इसमें वा वी वाच्ड जो हमने देखी, ठीक है, ये आपके पास रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। और रिलेटिव क्लॉज को और मेन क्लॉज को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, वो आपके पास दैट वर्ड है। तो ये दैट वर्ड आपका क्या कहलाएगा जी,
रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। चलें अब देखते हैं जी, ये वर्ड्स थे, ठीक है, जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। अब देखते हैं जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। फॉर्मल वे ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आप सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूँ वैसे, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में रखिएगा, जैसे स्कूल नहीं जाते आप, ठीक है। स्कूल जाते हैं तो आप एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, ठीक है, आप घर के कोई कपड़े नहीं पहन के जाते, तो वो आपका फॉर्मल वे है। लेकिन जैसे ही लेट से स्कूल में ही आपके पास समर कैंप स्टार्ट हो जाता है जी, स्कूल वाले अलाउ कर देते हैं जी घर के कपड़े आप पहन आओ, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, इनफॉर्मल वे, ठीक है। अच्छा, अब इसको और मज़ीद तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि आप जब अपने टीचर से बात करते हैं, ठीक है, आप अपने टीचर से बात करते हैं तो आप अपने दोस्तों की तरह टीचर से बात नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। या आप एक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के आगे खड़े होते हैं तो वहाँ पे आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, एज ए रिस्पेक्ट मैनर्स के अंदर आप खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने दोस्तों में खड़े होते हैं तो आप इसी माहौल में होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह ही आप किसी इवेंट में जाएं तो बहुत तैयार होके जाते हैं, दैट्स मीन आप फॉर्मल होके जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं तो आप नाइट ड्रेस में चले जाते हैं या इजी ड्रेस में चले जाते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल वे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, लेट्स से चले मैं ये बुक वाली ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। द बुक विच आई बॉट और आई बोरोड, ठीक है। आई बॉट वो खरीदना होता है, बोरोड लोन लेना, ठीक है, उधार लेना। तो द बुक विच आई बॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं ना कॉपी कर लेता हूँ और इसमें थोड़ी सी चेंज करूँगा। लेट मी मेक इट क्लियरली एंड completely। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलें, अब मैं विच की जगह पे ना दैट लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं विच की जगह पे क्या लगा देता हूँ जी, दैट लगा देता हूँ, दैट। अब अभी ऊपर आपको बताया है जो विच है वो फॉर्मल वे के लिए यूज होता है और दैट जोन सा है वो इनफॉर्मल वे के लिए यूज होता है। तो आपका जो पहला सेंटेंस हो जाएगा एग्जाम्पल का, वो आपका किस फॉर्म में हो जाएगा, फॉर्मल वे में, ठीक है, फॉर्मल वे। और जो आपका सेकंड हो जाएगा वो दैट की वजह से कौन सा वे हो जाएगा जी, इनफॉर्मल वे हो जाएगा, ठीक है, इनफॉर्मल वे हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गई। तो अगर तो आपने ये सेंटेंस द बुक विच आई बोरोड इन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर तो आपने ये किसी ऐसी प्लेस पे बोलना है जो जहाँ पे आपको ये सेंटेंस फॉर्मल वे में बोलना चाहिए, तो यू शुड यूज़ द विच। और अगर आपने घर में किसी के साथ बोलना है या दोस्त किसी को बताना है तो आप दैट यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी योर इनफॉर्मल वे, ठीक है। तो ये फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे में डिफरेंस था। अच्छा, इसके साथ ना क्योंकि हम लोगों ने रिलेटिव क्लॉज को छेड़ा ही हुआ है तो हम लोग इसको थोड़ा सा और वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है, और इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो तो नेक्स्ट जो आपने चीज़ याद रखनी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग, मैं आर सी लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, और सेकंड है नॉन डिफाइनिंग,
चलें पहले डिफाइनिंग को कर लेते हैं, नॉन डिफाइनिंग बाद में। अच्छा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या काम करती है जी? ये आपको ना नाउन के बारे में ना, अच्छा, रिलेटिव क्लॉज एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी ना कि ये कनेक्ट करती है किसको जी? कनेक्शन इसका क्रिएट होता है रिलेटिव क्लॉज का मेन क्लॉज के साथ। बट ये होती क्या है रिलेटिव क्लॉज? ठीक है, रिलेटिव क्लॉज बेसिकली आपको ना नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। रिलेटिव क्लॉज आपको बेसिकली नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी भी हो सकती है और वो इंफॉर्मेशन गैर ज़रूरी भी हो सकती है। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ऐसी क्लॉज को कहते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे, एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। इट गिव्स यू इट गिव्स यू essential essential information about noun। अब नाउन के साथ ही आप कंसीडर कर लें कि भाई वो क्या है जी, प्रोनाउन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के नहीं आपने टेंशन लेनी। तो डिफाइनिंग क्लॉज क्या करेगी जी? आपको नाउन के बारे में असेंशियल इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। और इसी के साथ जो आपके पास है जी, और असेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब फिर ये है कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज फिर ज़रूरी भी हुई, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे आपके पास नॉन डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। सो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज फिर क्या होगी कि ये भी नाउन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा कि जो रिलेटिव क्लॉज है आपके पास वो क्या काम करेगी जी? उसका काम ये होगा, रिलेटिव क्लॉज होती क्या है? जो आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन आपके पास क्या नाम है उसका, ज़रूरी भी हो सकती है और गैर ज़रूरी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने रिलेटिव क्लॉज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर वन, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, और नंबर टू, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव रिलेटिव क्लॉज क्या, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या था जी? जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको नाउन के बारे में देते हैं, ठीक है। इसी तरह ही जो नॉन डिफाइनिंग है वो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको देगा। मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन, नॉट एसेंशियल, ठीक है, नॉट एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो आपको नाउन के बारे में गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन देगा, और ये ज़रूरी भी नहीं है भाई। जो इंफॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज फिर ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी एग्जांपल एक एक मैं आपको दे दूं, ठीक है, फिर मैं इसकी समरी आपको बता दूंगा, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं जी, वी कैन से लाइक दैट, लेट मी थिंक अबाउट द एग्जाम्पल। लेट्स से, अब पहले मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूँ। नो, जो है आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की, ठीक है। अच्छा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की एग्जांपल आप कह सकते हैं जी, द कार दैट दैट क्रैश्ड दैट क्रैश्ड वाज डेड। अच्छा, अब इसकी ना थोड़ा सा इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। पहले तो ये देखते हैं जी, आपके पास ये क्या है, द कार वाज रेड, ठीक है। कार सुर्ख थी, ठीक है। ये आपके पास मेन क्लॉज हो गई, ठीक है, मेन क्लॉज।
उसके बाद आपके पास ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है जी, दैट क्रैश्ड, ये उस कार के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मज़ीद इंफॉर्मेशन है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्रैश्ड आपके पास क्या हो गया जी, रिलेटिव क्लॉज होगी, ठीक है। अब रिलेटिव क्लॉज और मेन क्लॉज को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है जी, ये जो दैट का वर्ड है ये आपके पास कनेक्ट कर रहा है। सो दैट का वर्ड आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया जी, रिलेटिव क्लॉज मेन क्लॉज आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रिलेटिव क्लॉज जो सी है ये किस टाइप की है, ये डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि नहीं। कि भाई आपको कोई आके कहता है द कार वाज रेड, तो भाई क्या हुआ, रेड है तो क्या हो गया। लेकिन साथ में अगर आप उसको ये बताते हैं दैट क्रैश्ड, वो पर्सन भाई शॉक हो जाएगा, ठीक है। वो पर्सन, उस पर्सन के लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इस रिलेटिव क्लॉज को फिर नाम क्या दूंगा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ मैं दूसरी एग्जांपल कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मतलब अब मतलब एक बंदा है, फॉर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जिसकी एक रेड कार है, ठीक है, और वो क्रैश्ड हो गई है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से किसी हादसे में क्रैश्ड हो गया। आप उसको जब बताएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए शॉक तो होगी लेकिन एसेंशियल भी है। तो जब रिलेटिव क्लॉज एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही हो नाउन के बारे में, तो वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बन जाती है, ठीक है। इसी तरह ही अब जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है उसकी भी एग्जांपल देख लें। जैसे मैं कहता हूँ जी, माई कार, माई कार विच विच इज अ 2010 मॉडल, 2010 मॉडल is very reliable, is very reliable। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, अगेन इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आपके पास माई कार है, फिर कोमा है, फिर ये कोमा के बाद इज़ वेरी रिलायबल, माई कार इज़ वेरी रिलायबल, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या कहलाएगी जी, मेन क्लास कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मेन क्लास, ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट वाला पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी रिलेटिव क्लॉज कहलाएगी, इज़ अ 2010 मॉडल, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। अच्छा, अब कनेक्शन हो रहा है, कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, वो वर्ड है जी विच, ठीक है। वो वर्ड कौन सा जी, विच। तो अब ये विच फिर क्या कहलाएगा, आपके पास एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा जो रिलेटिव क्लॉज और मेन क्लॉज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखें कि रिलेटिव क्लॉज की टाइप कौन सी है, क्या ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। आप जस्ट इमेजिन करें ना, जैसे कुछ बड़े होछे से टाइप के नहीं होते लोग, वो अपनी कोई चीज़ आपको देंगे ना तो साथ में बता भी देंगे। जैसे कोई गाड़ी आपको देता है, भाई किसी ने आपसे गाड़ी आपसे मांगी है, भाई आप उसको दे दो, या मोस्टली आप उसको बता तो रहे हो माई कार इज़ वेरी रिलायबल, ठीक है भाई ले जाओ आप। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि 2010 मॉडल है, नहीं ज़रूरी। अगर ये ना भी हो तो भाई काम चलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, प्रोमिनेंट नहीं है ये। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज की जो टाइप होगी वो नॉन रिलेटिव क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया जी, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। अच्छा, अब इसकी समरी में आपको सारी बता देता हूँ जो आप आज अभी तक जो हमारा लेक्चर चला है, ठीक है। अच्छा, तो हमने बात ये की थी कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस प्रोनाउंस की ऐसी कैटेगरी है, ठीक है, जो आपको लेट मी राइट हियर रिलेटिव प्रोनाउंस, आरपी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस प्रोनाउंस की ऐसी कैटेगरी है जो मेन क्लास को, मेन क्लास को और
जो आपके पास रिलेटिव क्लॉज है इसको आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। इसको आपस में क्या करती है जी, कनेक्ट करती है। जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं वो फिर आपके पास क्या है जी, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात ये की कि आपका जो फॉर्मल वे है वो क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे क्या थे, हमने ये बात की। अच्छा, फिर याद रखिएगा मैंने आप लोगों को ये बताया कि फॉर्मल वे के लिए हम लोग हु यूज़ करते हैं या विच यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात याद, मैं समरी बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। और इनफॉर्मल वे के लिए हम लोग दैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फॉर्मल और इनफॉर्मल वे मैंने पीछे आपको बता दिया कि क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर हम लोगों ने डिवाइड किया जी रिलेटिव क्लॉज को टू मेन पार्ट्स में, ठीक है। एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में फ़र्क क्या है? अच्छा, रिलेटिव क्लॉज ये है कि जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। अब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकती है, ज़रूरी हो या गैर ज़रूरी हो। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज आपको जो इन्फॉर्मेशन देगी वो ज़रूरी होगी, ठीक है, एसेंशियल होगी। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो इन्फॉर्मेशन देगी वो ज़रूरी नहीं होगी, ठीक है, गैर ज़रूरी होगी, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा हम लोग डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के लिए दैट यूज़ करते हैं, या मिक्सअप ना कीजिएगा। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के लिए हम लोग विच या हु यूज़ करते हैं, ठीक है, हु या विच यूज़ करते हैं। तो ये आपने समरी याद रखनी है, ठीक है। और साथ में फिर आप नॉन रिलेटिव क्लॉज के अंदर आप मेन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज को कोमास के साथ सेपरेट भी करते हैं, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल में कोमास पुट किए थे, ठीक है। अच्छा जी, ये थे आपके पास रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द लास्ट टाइप, छोटी सी टाइप, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे इसके ऊपर। नंबर 8, लास्ट टाइप ऑफ द type of pronouns, which is reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns. अच्छा, reciprocal pronouns क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का काम ये होता है कि ना दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन बताना, ठीक है, म्यूचुअल एक्शन बताना या दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन बताना, ठीक है। तो दे टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन relationship between between two or more things, two or more than two things, ठीक है। वो थिंग्स भी हो सकती हैं और पीपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, थिंग्स और पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अब ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से? नंबर वन आपके पास आ जाएगा जी ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर। और सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाएगा नंबर टू वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। अच्छा, जो ईच अदर है आपके पास वो यूज होता है दो दो पर्सन या दो चीज़ों के लिए, दो के लिए। और जो आपके पास वन अनदर है वो आपके पास यूज होता है ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इनकी एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर ताकि क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल में वी कैन से लाइक दैट
एग्जाम्पल जो वेरी इफेक्टिव हो, लेट मी थिंक अबाउट इट, वी कैन से द मेंबर्स ऑफ टीम, the members members of the team sported sported one another one another। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपके पास अब यहाँ पे बात हो रही है एक पूरी टीम की, ठीक है। और लेट्स से वो क्रिकेट टीम है, जो भी है, एक टीम के अंदर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मैं लेट्स से कह देता हूँ कि उस टीम के अंदर 10 12 11 जितने भी क्रिकेट टीम लेट्स से कह लें उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक है। तो वो ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोगों ने वन अनदर यूज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह ही जो दूसरी एग्जांपल आपके पास आ जाएगी ईच अदर की, वो मैं कह लेता हूँ जी, लेट्स से द two friends helped helped each other, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो जस्ट टू फ्रेंड्स हैं, जिसके लिए हमने फिर क्या यूज़ किया जी, सिर्फ ईच अदर यूज़ किया है। और अगर ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, वन एंड अदर यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अब ना ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है इंग्लिश के अंदर, लेकिन भाई एग्ज़ाम्स के लिए तो हमें एक हार्ड एंड फास्ट रूल चाहिए ना, ठीक है, उसके लिए ये बात। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं कहता हूँ जी दे लव ईच अदर भी कह लेता हूँ, दे लव वन एंड अदर भी कह लेता हूँ, ठीक है। तो अब इंग्लिश के अंदर बाजुकात ये दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, जब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी जाएगी तो ज़्यादा के लिए वन एंड अदर और दो के लिए ईच अदर, ठीक है। ले जी, ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।